हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ एनाकार्डियम मेडिसिन के बारे में। तो इस रेमेडी को मैं आपको एक स्टोरी के हेल्प से पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि आप इस रेमेडी को और ज्यादा अच्छे से समझ सके और इजीली इसको याद कर सके। बट इसके पहले मैं आपको इस रेमेडी का थोड़ा इंट्रोडक्शन शॉर्ट में बता देती हूँ, जिसकी हेल्प से आपको ये रेमेडी थोड़ी और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से लेकर आना होता है। हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विच इज ऑन एनाकार्डियम। तो एनाकार्डियम आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये जो रेमेडी है हमारे काजू से प्रिपेयर की गई है और इसकी जो फैमिली है वो है एनाकार्डियेसी। अब इसकी जो फैमिली है वो आपको याद करना बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि जो इसका नाम है एनाकार्डियम उसी के नाम पे इसकी फैमिली का नाम भी है, दैट इज एनाकार्डियेसी। तो आप बहुत इजीली इसकी फैमिली को भी याद रख सकते हैं इसी की नेम से। अब बारी आती है हमारी स्टोरी की, जिसकी हेल्प से हम ये पूरी रेमेडी जो है अच्छे से याद रख सकते हैं। बट आपको स्टोरी याद रखनी है, मेडिसिन जो है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो मेरे घर के बगल में एक लड़की रहती थी, उसका नाम था एना। तो एनाकार्डियम, ठीक है। तो जो एना थी उसकी जो फैमिली थी वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग टाइप की फैमिली थी। वो एना को बहुत ज्यादा सप्रेस करती थी, बहुत ज्यादा डोमिनेट करती थी। बचपन से ही जो एना थी उसको बहुत किसी भी चीज का फ्रीडम नहीं था। इवन वो अपने पसंद के कपड़े भी नहीं पहन सकती थी। उसके जो पेरेंट्स थे वही उसको अपनी पसंद के कपड़े ला के देते थे, जैसा उसके पेरेंट्स बोलते थे वैसे ही वो करती थी। अपने मर्जी से वो किसी से बात नहीं कर सकती थी, कुछ खा नहीं सकती थी, कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकती थी। तो इस टाइप की बहुत डोमिनेटिंग फैमिली थी। फिर जैसे जैसे एना बड़ी हुई, फिर जब वो एना 11th स्टैंडर्ड में आई तो उसके जो पेरेंट्स थे वो डॉक्टर बनना चाहते थे। बट कुछ फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस की वजह से या फैमिली इश्यूज की वजह से उसके जो पेरेंट्स थे वो डॉक्टर नहीं बन पाए। तो अब जो एना के पेरेंट्स थे उनका सपना था कि एना हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो हमारा जो सपना है वो हमारी बेटी करेगी, बेटी पूरा करेगी। तो वो एना के ऊपर प्रेशर बनाने लगे कि एना कि तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको बहुत अच्छा नाम कमाना है आगे जाके। हम तो अपनी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके बट हम चाहते हैं कि हमारी बेटी इस ख्वाहिश को पूरा करे। तो एना जो थी, क्योंकि वो बचपन से अपने पेरेंट्स की सारी बातें मानती थी, जैसे उसके पेरेंट्स बोलते थे वैसा ही सब कुछ एना करती थी। तो बहुत ओबीडियंट टाइप की पर्सनालिटी थी। तो इसके चलते एना ने बोला ठीक है मम्मी पापा, आपकी जो इच्छा थी, आपकी जो ख्वाहिश थी जो आप पूरी नहीं कर पाए वो मैं आपको पूरी करूंगी, मैं आपको डॉक्टर बन के बताऊंगी। तो एना 11th स्टैंडर्ड में आके बायोलॉजी सब्जेक्ट ले लेती है, फिर नीट की तैयारी शुरू कर देती है। धीरे धीरे क्या होता है कि जो एना के पेरेंट्स थे वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने लगते हैं क्योंकि नीट कोई एग्जाम नॉर्मल एग्जाम तो नहीं है, बहुत टफ एग्जाम है। तो वो हमेशा एना को टोकते रहते थे कि एना पढ़ाई करो, ज्यादा घूमो फिरो मत, ज्यादा मस्ती मत करो, टीवी मत देखो, फोन मत चलाओ, टाइम वेस्ट मत करो, तुमको बहुत ज्यादा पढ़ना है, सिलेबस बहुत वास्ट है, तुमको ऐसे करना है वैसे करना है। तो इस टाइप से जो एना के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते थे उसके पेरेंट्स। बट एना को क्या था कि वो बहुत अच्छा गाना गाती थी, वो बहुत अच्छे सिंगर थी, बहुत अच्छा गाना गाती थी। तो एना चाहती थी कि वो सिंगर बने, बट क्योंकि उसके पेरेंट्स डॉक्टर बनाना चाहते थे तो इसलिए वो अपने पेरेंट्स की वजह से वो बायोलॉजी लेके वो नीट की प्रिपरेशन करने लगी थी। तो क्या हुआ कि जब इतना ज्यादा प्रेशर आने लगा तो जो एना की खुद की जो पर्सनालिटी थी वो कहीं ना कहीं खोने लगी। तो इसके चलते जो एना थी थोड़ी चिड़चिड़ी होने लगी, ठीक से बात नहीं करती थी लोगों से, बहुत ज्यादा इरिटेबल पर्सनालिटी हो गई। कोई भी उसको कुछ भी बोल देता था तो वो एकदम से चिढ़ जाती थी, एकदम से गुस्सा करने लग गई। फिर क्योंकि वो मेरी नेबर थी, मेरी फ्रेंड भी थी बहुत अच्छी, तो मैं उससे मिलने गई, मैंने उससे बातें की। तो कभी हम गॉसिप करते थे बैठ के, हम तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अगर हम साथ में जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। तो एना का बिहेवियर कुछ इस टाइप का हो गया था कि अगर हम मजाक भी करते थे ना तो एना ऑफेंड हो जाती थी, बहुत जल्दी गुस्सा करने लगती थी। और जहाँ पे हम लोग उसको कोई सीरियस बात बताते थे, कोई सीरियस मैटर बताते थे, वहां पे एना हंसने लगती थी, वो अपोजिट रिएक्शन देती थी। मतलब जो रिएक्शन उसको नहीं देना वो वहां देने लगती थी, उसका रिएक्शन एकदम अपोजिट हो गया था नॉर्मल रिएक्शन से। फिर एक बार हम लोग कहीं घूमने गए
अब नॉर्मल सी बात है, बचपन से जिस शहर में वो रह रही है उस शहर के रास्ते तो उसको याद होने चाहिए, बट उसको रास्ते भी याद नहीं रहते थे। उससे हम कुछ भी बोलते थे, बातें करते थे, हम कुछ दिनों पहले की बातें हम रिपीट करते थे कि यार अपन वहां गए थे, अच्छा लगा था, मजा आया था, तो ऐना भूल जाती थी, उसको ऐना को याद ही नहीं रहता था, है ना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाती थी किस बारे में बातें करना है। तो ऐना जो थी थोड़ी फॉरगेटफुल पर्सनालिटी की भी हो गई थी, चीजें भूलने लगी थी। तो एनाकार्डियम का एक सिम्टम क्या हो गया, फॉरगेटफुलनेस। पेशेंट को चीजें याद नहीं रहती, बातें याद नहीं रहती, इवन कहीं जाते हैं तो उनको रास्ते याद नहीं रहते हैं, तो ये एक एनाकार्डियम का अच्छा सिम्टम हो गया। नेक्स्ट, ऐना जो थी वो दिन भर रूम में रहती थी, पढ़ाई करती रहती थी क्योंकि वो नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो ज्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं, ज्यादा किसी से बातें नहीं होती थी। तो ऐना का जो फेस था वो पूरा पेल पड़ गया था, पीला पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे ब्लू रिंग्स आ गई थी। तो ये क्या है, एनाकार्डियम की फिजिकल मेकअप है, उसकी पर्सनालिटी को शो करता है कि वो किस तरीके का उसका लुक है। नेक्स्ट, क्योंकि ऐना बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, इरिटेबल पर्सनालिटी की हो गई थी, तो ऐना की ना दो मूड चलते थे। कभी कभी तो वो किसी की बहुत ज्यादा तारीफें करती थी, किसी किसी को बहुत ज्यादा प्रेज करती थी, उसके बारे में अच्छा सोचती थी, अच्छा बोलती थी। और कभी कभी तो वो इतनी ज्यादा गुस्से में आ जाती थी कि वो कर्ज देने पे आ जाती थी, बुरा बुरा सोचने लगती थी, बुरा बुरा बोलने लगती थी सामने वाले के बारे में। तो ऐसा लगता था जैसे कि ऐना के एक कान में कोई अच्छी बातें बोल रहा है, एंजल है, वो उसको अच्छा करने के लिए बोल रहा है, और दूसरी कान में डेविल है, वो उसको लोगों को गलत बोलने के लिए प्रेस कर रहा है, उसको गलत बोलने के लिए उसको आगे कर रहा है। तो इस टाइप का उसके साथ रहते थे, तो हम लोगों को फील होता था। और क्या होता था कि जो ऐना थी, जब वो थोड़ी और बड़ी हुई, जब उसका 11th-12th सब कुछ हो गया, उसके बाद ऐना के पेरेंट्स ने ऐना की शादी कर दी। तो शादी के बाद भी क्योंकि उसकी हिस्ट्री में ऐसा बहुत सारी ऐसे डोमिनेटिंग फैमिली रही है, डोमिनेट किया गया उसको बचपन से, तो उसको फ्रीडम नहीं था। तो शादी के बाद भी जो ऐना थी वो और ज्यादा इरिटेबल हो जाती है, और ज्यादा चिड़चिड़ करती है, अपने हस्बैंड के ऊपर गुस्सा करती है, अपने इन लॉज के ऊपर गुस्सा करती है, उसके इन लॉज कुछ भी बोलते हैं तो वो ठीक से उनको जवाब नहीं देती, और उसके इन लॉज उसको अगर कुछ रखने के लिए दे देते हैं, या उसके हस्बैंड उसको बोलते हैं कि ऐना इस चीज को संभाल के रख दो, तो ऐना संभाल के नहीं रखती थी, मतलब संभाल के रखती थी पर वो भूल जाती थी वो क्या रख रही है, क्योंकि फॉरगेटफुलनेस था। ऐना बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो गई थी। ऐना मतलब उसके हस्बैंड के अगर फोन में एक मैसेज भी आता था ना, तो ऐना क्या करती थी, सबसे पहले उसको चेक करती थी किससे, कि वो उसका हस्बैंड किससे बात कर रहा है, किससे नहीं कर रहा, कौन कौन उसकी फीमेल फ्रेंड्स हैं। तो बहुत ज्यादा शक्की टाइप की हो गई थी, थोड़ी एब्सेंट माइंडेड हो गई थी। तो इस टाइप की जो पर्सनालिटी थी ना, वो डेवलप हो गई थी हमारी ऐना की। तो ये हमारी एक स्टोरी थी ऐना की। तो इस स्टोरी की हेल्प से आप पूरी रेमेडी जो है अच्छे से याद रख सकते हैं एनाकार्डियम। स्पेशली इसका मेंटल सिम्टम्स जो है वो आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। और ये जो रेमेडी है इसमें इसका मेंटल ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर इसके मेंटल सिम्टम्स ही पूछते हैं, इसलिए मैंने इसके जो मेंटल से उस पर ज्यादा जोर दिया, मेंटल सिम्टम्स को ज्यादा एक्सप्लेन किया है। बाकी इसके फिजिकल सिम्टम्स जो है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं, बट फिजिकल सिम्टम्स के कंपैरिजन में बात की जाए मेंटल सिम्टम्स की, तो वो एग्जाम में ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने जो एनाकार्डियम का माइंड था, माइंड के बेसिस पे सारे सिम्टम्स आपको स्टोरी के फॉर्म में डेवलप करके एक्सप्लेन किए हैं। आई होप आपको ये रेमेडी की हेल्प से आप पूरी जो एनाकार्डियम है उसको अच्छे से याद रख सकते हैं, और अच्छे से अब एग्जाम में अगर आपको लिखने को लिए आएगा तो आप ऐना की स्टोरी याद कर लीजिएगा। ऐना की स्टोरी याद रखेंगे ना तो आप पूरी एनाकार्डियम आप आराम से लिखकर आ सकते हैं। तो अब मैं आपको पूरा जो एनाकार्डियम है अपनी पीपीटी के साथ को रिलेट करके पढ़ाती हूँ, तो आपको और अच्छे से रेमेडी जो है समझ में आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विच इज ऑन एनाकार्डियम। स्टार्ट करते हैं एनाकार्डियम ओरिएंटल। तो इसका कॉमन नेम क्या है, मार्किंग नट। सबसे पहले इसको स्टैफ ने प्रूव किया है। फैमिली जो है वो है एनाकार्डियसी। तो एनाकार्डियम से ही आप इसकी जो फैमिली है उसको याद रख सकते हैं। जो एनाकार्डियम नाम है उसी से इसकी फैमिली का नाम भी बना हुआ है, तो बहुत इजीली हम इसको याद रख सकते हैं। एनाकार्डियम से एनाकार्डियसी, ये एक वेजिटेबल किंगडम की रेमेडी है। तो स्पेयर्स ऑफ एक्शन क्या क्या है, ये कहाँ का अच्छा वर्क करती है, हमारे माइंड पे, नर्व्स पे, स्टमक, रेक्टम एंड स्किन के ऊपर। देन आ जाते हैं हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो फिजिकल मेकअप की बात करते हैं। तो यदि आपको मेरी एना की स्टोरी याद होगी तो आपको पता होगा कि इसका फेस कैसा होता है, पेल फेस होता है, और आंखों के नीचे क्या होती है, ब्लू रिंग्स होती हैं। देन हम आ जाते हैं इसके टेम्परामेंट के ऊपर। तो एना कैसी थी, हाईली इरिटेबल। तो ये एनाकार्डियम का पेशेंट कैसा होता है, हाईली इरिटेबल होता है।
थर्मल्स कोई डेफिनेट नहीं होते, हमें नहीं पता कि ये चिली है या हॉट है, कॉन्ट्रोवर्शियल है। तो इसमें अगर मियाज्म की बात करें तो ये तीनों मियाज्म को कवर करती है, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस को। देन आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम्स पे। तो इसमें क्या होता है, ऑर्गन एम्प्टी सेंसेशन इन दी स्टमक। जो पेशेंट होता है उसको जब तक वो कुछ खाता पीता नहीं है तब तक उसको बहुत ज़्यादा अनइजीनेस लगता है पेट में, ऐसा लगता है कि यार बहुत अजीब सा फील होता है, उसको नोजिएटेड फील होने लगता है। लेकिन जैसे ही वो कुछ खा लेता है उसकी जो दिक्कत है उसमें उसको आराम मिल जाता है। तो ऑर्गन सेंसेशन इन स्टमक कम ओनली ऑन व्हेन स्टमक इज एम्प्टी एंड इज रिलीव्ड बाय ईटिंग एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इसके कंपैरिजन में आ जाती है हमारी चिलीडोनियम, आयोडम, पेट्रोलियम एंड सीपिया। देन नेक्स्ट जाता है प्लग लाइक सेंसेशन इन द इनर पार्ट सच एज एनस, ईसोफेगस एक्सेट्रा। प्लग लाइक सेंसेशन मतलब उसको ऐसा लगता है पेशेंट को कि उसके जो ईसोफेगस है, उसके जो आहार नली है उसके अंदर कुछ फंसा हुआ है जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट लगता है। नेक्स्ट कॉन्स्ट्रक्टिव सेंसेशन ऑफ अ हुप एंड बैंड अराउंड द पार्ट। ऐसा लगता है कि उसके जो हेड है, सर है और जो नीज है, घुटने है, उसके आसपास कुछ टाइटली बंधा हुआ है। इस टाइप का सेंसेशन आता है पेशेंट को। तो इसके अंदर इसका जो कंपैरिजन है वो आ जाता है सल्फर, कार्बोलिक एसिड। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट, great desire for stool, but with the efforts the desire passes off without evacuation. पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहता है, इसकी वजह से पेशेंट को डिज़ायर तो रहता है, उसको ऐसा लगता तो है कि उसको फ्रेश होने जाना है, उसको स्टूल पास करना है, बट वो इजीली जो है स्टूल पास नहीं कर पाता, उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं स्टूल पास करने के लिए। सिम्टम्स प्रोन टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो राइट टू लेफ्ट जाते हैं, जस्ट लाइक लाइकोपोडियम। अब इसके अंदर टोटल हमें देखिए सिर्फ पांच ही जो है गाइडिंग सिम्टम्स हैं, जिसमें से तीन तो सिर्फ सेंसेशन के ऊपर ही बेस है। जिसमें तो हमको क्या करना है, एनाकार्डियम में तीन सेंसेशन वाले गाइडिंग सिम्टम याद रखने हैं। एक तो पेट में ऑर्गन सेंसेशन आएगा, उसको जैसे ही वो कुछ खाएगा उसको आराम मिल जाएगा। दूसरा गले में उसको ऐसा लगेगा कुछ फंसा हुआ है। तीसरा उसके सर पे और जॉइंट जो उसका नी जॉइंट है वहां पे उसके आसपास उसको ऐसा लग गया कुछ टाइट बंधा हुआ है, बैंड लाइक। तो ये तीन सेंसेशन हमको एनाकार्डियम के अंदर याद रखना है। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट इसके माइंड के ऊपर। तो एनाकार्डियम का जो माइंड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको माइंड इसका जो माइंड है इसको लर्न करने के लिए मैंने आपको पूरी एक इंडिविजुअल स्टोरी भी सब पूरी सुनाई है, जिसकी हेल्प से आप इसका पूरा माइंड याद रख सकते हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका माइंड जो है वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ज्यादातर एनाकार्डियम का माइंड ही पूछा जाता है, तो हमें ज्यादा अच्छे से इसका माइंड को ही प्रिपेयर करना है। तो माइंड में क्या दिया हुआ है, सडन लॉस ऑफ मेमोरी, द पेशेंट इज वेरी मच डिस्टर्ब अबाउट हिज फॉरगेटफुलनेस। जो पेशेंट होता है उसको बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहता, उसकी मेमोरी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, उसको छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें याद रखने में भी दिक्कत होती है। इवन फॉरगेट हिज ओन नेम, वो अपना खुद का नाम भी भूल जाता है, एंड द नेम ऑफ अ वेल नोन प्लेसेस, जो जगहों को, जिन प्लेसेस वो जा चुका है, जिन जगहों, उन जगहों के नाम भी वो जो है भूल जाता है। इन मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड्स, और वो अपने कितनी बार तो ऐसा होता है कि वो अपने फ्रेंड्स को ही नहीं पहचान पाता, भूल जाता है कि उसके फ्रेंड्स कौन कौन है। यदि आपने एना की स्टोरी याद है तो आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों। देन देयर इज इररेसिस्टिबल डिजायर टू कर्स एंड स्वेर, उसको बस वो तो ज्यादा इरिटेबल हो जाता है ना, इतना ज्यादा परेशान हो जाता है ना कि वो इरिटेशन में ना किसी को भी कर्ज दे देता है, किसी को भी भला बुरा बोल देता है। सेम जो सिम्टम है हमारे लिलियम टिग्रियम में है, लैक्केन में है और नाइट्रिक एसिड में भी है। देन आ जाते हैं नेक्स्ट हम sensation of a hoop or bend around the parts. Feel he has two wills on commanding him to do what the other forbids and he does not know what to do. उसकी दो अच्छाएं होती हैं, उसको मतलब समझ नहीं आता उसको क्या करना है, उसको ये करना है कि वो करना है। जैसे मैंने आपको एना के बारे में बताया था, एना बहुत अच्छी सिंगर थी, उसको सिंगर बनना था, बट उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। तो एना जो है वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि वो क्या करे, वो अपनी पेरेंट्स की जो इच्छा है उसको फुलफिल करे या जो वो खुद बनना चाहती थी उसको फुलफिल करे। फिर ही हैज टू व्हील्स, उसको ऐसा फील होता है कि उसकी दो इच्छाएं, बट ही डज नॉट नो व्हाट टू डू, पर उसको नहीं पता है कि उसको क्या करना है। इन वन ईयर अ डेविल प्रमोट हिम टू डू मर्डर, एक कान में उसको डेविल बोलता है मर्डर करने के लिए। इन द अदर एंगल एंजल कंसिल हिम टू डू एक्ट ऑफ बेनिवोलेंस, पर दूसरे कान में जो एंजल है वो बोलता है कि नहीं तुम्हें अच्छा करना है, दूसरों से अच्छी अच्छी चीजें करना है। तो ये जो पॉइंट है वो भी मैंने एना का जो एना है उसकी स्टोरी में इंक्लूड किया है, उसकी स्टोरीज की हेल्प समझ सकते हैं कि किस तरीके से। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इन एनाकार्डियम पेशेंट देयर इज वेरी
strange temper. He laugh at serious matter and become serious very laughable matter. तो जो एना थी वो भी मतलब अपनी परेशानियों से अपनी चीज़ों से डिप्रेस हो गई थी। डिप्रेस होने की वजह से उसके जो रिएक्शंस थे वो उल्टे हो गए थे। जहाँ पे हंसना था वहाँ वो रोती थी, जहाँ पे रोना था वहाँ वो हंसती थी। सेम जो हमारा सिम्टम है वो बराइटा का वो प्लेटिना के अंदर भी है। When walking he feels as if someone is following him. जब भी वो कहीं जाती थी चलती थी तो उसको ऐसा लगता था कि उसको कोई फॉलो कर रहा है। इस टाइप मतलब ऐसा कुछ होता नहीं था बट इस टाइप के उसको इल्यूजन बोल सकते हैं या डिल्यूजन्स बोलते हैं जो बोल सकते हैं जो उसको होते थे। सस्पिशियस डाउट अबाउट एवरीथिंग अराउंड हिम। उसके आसपास जो भी होता था ना हर किसी पे वो डाउट करती थी। उसको ऐसा लगता था कि जैसे मैंने आपको एना की स्टोरी के थ्रू बताया था कि वो अपने हस्बैंड पे बहुत डाउट करती थी। उसको ऐसा लगता था कि अगर कोई एक सिंगल मैसेज भी आता था तो वो तुरंत अपने हस्बैंड का फ़ोन चेक करती थी। उसको ऐसा लगता था कि उसका जो हस्बैंड है उसको चीट कर रहा है। तो इस टाइप से जो एना थी बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो गई थी। टेक बैड साइड ऑफ एवरीथिंग एंड बिकम वायलेंट। वो हर चीज़ का गलत साइड ही देखती थी। अगर उसको कोई भी अच्छी चीज़ भी समझाता था ना तो वो उसका अच्छा पार्ट नहीं देखती थी। वो ये नहीं सोचती थी कि नहीं ये मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, बल्कि वो उसको उल्टा ले लेती थी कि नहीं ये तो मेरा ही नुकसान करना चाहते हैं, और वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती थी। बहुत ज़्यादा क्रूअल और मैलिशियस टाइप की हो गई थी। वो किसी को भी कुछ भी बोल देती थी, उसको कुछ समझ नहीं आता था कि उसको कहाँ क्या बोलना है। बहुत ज़्यादा क्रूअल भी हो गई थी वो। एब्सेंट माइंडेड रहती थी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हर सेल्फ। उसको खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं था। क्यों? क्योंकि हमेशा वो कैसी फैमिली से बिलोंग करती थी? डोमिनेटिंग फैमिली से बिलोंग करती थी। तो उसकी खुद की अपनी पर्सनैलिटी तो थी ही नहीं आना की। तो वो बहुत कैसा हो गया, उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि वो कोई भी चीज़ जो है वो कर सकती है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड अदर्स। एंजाइटी एंड फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग मिसफॉर्चून। तो ये सब क्या है हमारे एना के सारे मेंटल सिम्टम्स हो गए। तो मेंटल सिम्टम्स जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप एना की स्टोरी से इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। देन एलिमेंट्स फ्रॉम पे जाते हैं, उसको दिक्कत किन किन चीज़ों से होती है। बैड इफेक्ट ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रेन फॉर पर्पसलेस थॉट्स, consequences of fright and mortification, sedentary habits। देन इसके बाद हम आ जाते हैं इसके पर्टिकुलर्स के ऊपर। तो पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आता है इसका हेडेक। हेडेक में इसका कॉजेशन क्या है, किन चीज़ों को दिक्कत होती है? नर्वस हेडेक होता है जब वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच लेती है। नर्वस हेडेक ऑफ सेडेंट्री पर्सन फ्रॉम एंजाइटी, फियर और फ्राइट। ये सारे इसके कॉजेशन है। लोकेशन इन फोरहेड, उसको यहाँ फोरहेड में, टेम्पल्स में और ऑक्सीपिटल एरिया में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। सेंसेशन कैसे आते हैं? प्लग लाइक सेंसेशन आते हैं, जैसा कि मैं आपको इसके गाइडिंग सिम्टम में बता चुकी हूँ। कैरेक्टर ऑफ पेन, उसको किस तरीके का पेन होता है? प्रेसिंग पेन एज इफ फ्रॉम अ प्लग इन द इनर पार्ट। देन मॉडलिटीज की बात की जाए तो उसको एग्रावेशन किन किन चीज़ों से होते हैं? मेंटल एक्सर्शन से, एम्प्टी स्टमक एंड बाय मोशन, इन सब चीज़ों से उनको दिक्कतें होती है। एम्यूरेशन, उसको आराम कैसे मिलता है? बाय लाइंग डाउन, जब वो लेट जाती है। व्हेन ईटिंग, जब वो कुछ खाती है। एंड व्हेन फॉलिंग असलीप। देन उसको कहते हैं सेडेंटरी हैबिट। जैसे कि मैंने आपको एना की स्टोरी सुनाई थी, क्योंकि एना क्या कर रही थी? नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। तो नीट की प्रिपरेशन दिन भर ही पढ़ना पड़ता है बच्चे को, तो सुबह से शाम, शाम से रात कब हो जाती पता ही नहीं चलता। तो क्या है, एना पूरे दिन बैठी ही रहती थी, बैठ के पढ़ती ही रहती थी। तो उसको पेट की दिक्कतें तो होनी थी, तो कॉजेशन क्या आ गया? सेडेंटरी हैबिट्स। सेंसेशन, उसको कैसा लगता था? ऑर्गन सेंसेशन इन स्टमक, उसको बहुत ज्यादा अपसेट फीलिंग आती थी, उसको ऐसा लगता था नॉइजिया हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा लगता था। कैरेक्टर कैसा होता है? गैस्ट्रिक हेडेक, भूख की वजह से एना को हेडेक होने लगते थे, सर में दर्द होने लगता था। तो गैस्ट्रिक हेडेक ऑफ पर्सन हु लीड अ सेडेंटरी लाइफ एंड हु ईट एंड ड्रिंक इन हरी विद चॉकिंग। सेंसेशन विद थॉट व्हाइल सॉलोइंग। ये मॉडलिटीज की बात की जाए तो उसको एग्रावेशन था इन एम्प्टी स्टमक, रेक्टम के ऊपर। तो इसमें क्या है? पैरालिटिक वीकनेस और एक्चुअल पैरालिसिस ऑफ द रेक्टम with great desire for stool but the upwards, the desire passes away without evacuation। पेशेंट को स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। क्यों? क्योंकि उसको पैरालिटिक वीकनेस थी, मतलब जो रेक्टम था वो उसका मूवमेंट ठीक नहीं था, वो ठीक तरीके से मूवमेंट नहीं करता था। इसकी वजह से जो फीकस था वो इवैक्यूलेट नहीं कर पाता था, वो फीकस को बाहर निकाल नहीं पाता था। तो इस वजह से उसको जो स्टूल है उसको पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, और वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाता था, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता था ताकि जो उसका स्टूल है वो पास हो सके। एंड देयर इज प्लग लाइक सेंसेशन इन दी रेक्टम, और उसको रेक्टम में प्लग लाइक सेंसेशन लगते थे। ऐसा लगता था कि उसके जो रेक्टम है उसमें कुछ प्लग लाइक कोई ना ऐसी चीज जो है वो फंस गई है। तो इस टाइप के सेंसेशन जो थे वो पेशेंट को आते थे।
देन आफ्टर इसमें आ जाते हैं हम ट्रिक पे कि हम ये एनाकार्डियम जो पूरी रेमेडी है उसको होल रेमेडी को कैसे याद रख सकते हैं। तो पहला तो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई स्टोरी के फॉर्म में, तो स्टोरी के हेल्प से इस रेमेडी को आप पूरा लर्न कर सकते हैं, अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इसके जो स्पेलिंग है एनाकार्डियम, इसकी स्पेलिंग से ही आप पूरी जो रेमेडी है उसको भी याद रख सकते हैं। कैसे? ऐसे एनाकार्डियसी जो उसकी फैमिली है, एंड से नाइदर चिली नॉर हॉट मतलब कंट्रोवर्शियल इसका थर्मल हो गया। ए से एब्सेंट माइंडेड हो गया। सी से कॉन्स्ट्रक्टिव सेंसेशन ऑफ हुप और बैंड अराउंड दी पार्ट्स। ए से एंजाइटी एंड फीलिंग ऑफ इम्पेडिंग मिसफॉर्चून। आर से रेक्टम प्लग लाइक सेंसेशन। डी से डिजायर फॉर स्टूल बट विथ एफर्ट्स। आई से इरिटेबल टेम्परामेंट। यू से यूटिलाइजेशन ऑफ पर्पसलेस थॉट इन इज एलिमेंट। और ए से मैलिशियस। तो इस तरीके से आप इसकी जो स्पेलिंग एनाकार्डियम उसकी स्पेलिंग से ही आप पूरी जो रेमेडी है एनाकार्डियम पूरी रेमेडी को अच्छे से लर्न कर सकते हैं, अच्छे से लर्न रख सकते हैं। देन आफ्टर मैं आपको बताती हूँ यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और हमें किस तरीके से लिखकर आना है। तो एनाकार्डियम जो रेमेडी है ना इसका माइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके मेंटल सिम्टम्स ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर हमारे एग्जाम में। तो इसकी जो मेंटल सिम्टम्स हैं हम पूरी एना की जो स्टोरी है उससे याद रख सकते हैं। और 5 से अगर शॉर्ट में आता है तो 5 से 6 जो अगर पॉइंट अगर हम लिख कर आते हैं तो हमें अच्छे से भी रेमेडी कवर हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपसे इसको पूरा डीपी पूछी जाए बट लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी नॉर्मल सी बात है। देखो मैंने आपको पूरी रेमेडी को याद करा ही दिया है, एना की पूरी स्टोरी सुनाई है, बस एना की स्टोरी याद रखनी है। एना की स्टोरी के साथ 3 सेंसेशन आएंगे और एक उसको स्टूल पास करने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये इसके गाइडिंग हो गए। उसके बाद एना के मेंटल सिम्टम लिख देना 5 से 6। उसके बाद उसका जीआईटी और उसका हेडेक लिख कर आना है, जो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।